हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक टॉपिक जो है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ वर्क करते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो जो फोर्स अप्लाई करने से जो वर्क हुआ है दैट वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है कि द वर्क डन by the net force acting on an object is always equal to the change in the kinetic energy of the object। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके सामने है। कहने का मतलब है कि बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बोलते हैं कि जो भी हम वर्क करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर विच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ mu स्क्वायर विच इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये है हमारी बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। तो स्टेटमेंट आपके सामने है, आई होप सबको समझ में आ गई। अब इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका प्रूफ कि इसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया जाए। अब इसके बच्चों दो केस हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के। पहला केस है कि अगर फोर्स जो लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पे वो एक कांस्टेंट फोर्स है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक। और दूसरा केस जो बच्चों है वो है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, कि अगर जो फोर्स लग रही है वो कैसी फोर्स है, एक वेरिएबल फोर्स है, मतलब जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, वो एक वेरिएबल फोर्स है। तो ये दो केस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने फर्स्ट केस एक्सप्लेन करूंगा जो है हमारा कि वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। तो अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे किसके लिए, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हमें एक्सप्लेन करना है किसको, वर्क एनर्जी थ्योरम को। तो देखिए, तो हमने माना बच्चों कि सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट था जिस पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है F, एंड सपोज ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, और इस फोर्स के लगने से ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, मान लिया हमारा जो ऑब्जेक्ट है अभी बच्चों वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी u से। लेकिन जब ये कांस्टेंट फोर्स इस पे लगती है तो कांस्टेंट फोर्स लगने से बेटा इसकी स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स लगने से इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ चुकी है a, जिससे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। सपोज एट एनी टाइम ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाता है और इस टाइम पे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो u से बढ़ के सपोज कितनी हो गई, v हो गई। केस समझ में आ गया कि एक ऑब्जेक्ट था उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रही है F, और इस फोर्स की वजह से उसमें a एक्सेलरेशन आती है और कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड u से कितनी हो जाती है, v हो जाती है। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद का केस देखो बेटो, अब इसको हम समझेंगे, स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं एक रूल लगाता हूँ, फॉर्मूला, आपने बच्चों ये इक्वेशंस तो पढ़ी होंगी ना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये इक्वेशंस तो आप लोगों ने सबने पढ़ी है। तो मैं जो मेरी सेकंड वाली इक्वेशन है ये यूज़ कर लेता हूँ। तो जब मैं सेकंड वाली इक्वेशन बच्चों यूज़ करता हूँ तो मेरे पास आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही आता है। ये इक्वेशन हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। s यहाँ पे क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल। अब अगर मैं दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ हाफ m से, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ m, मैं दोनों तरफ हाफ m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बच्चों हमारे पास आ जाता है यहां से हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इधर आ जाता है हाफ m इंटू 2as, यही आता है। तो 2 से 2 बच्चों कैंसिल, और हमारे पास इस हाफ m को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बचेगा बच्चों हमारे पास m ए इंटू एस।
अब हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलती है कि जो फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट पे, कांस्टेंट फोर्स, वो किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ एम की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, फोर्स रख सकता हूँ एफ। तो ये बन जाएगा यहाँ से मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने पढ़ा है बेटा वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क का यही फॉर्मूला है, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ वर्क आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास बन गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। यही हमें प्रूव करना था कि जो वर्क डन होगा किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को। ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, और ये हमारा किसके इक्वल आने वाला है, वर्क के इक्वल, हैंस प्रूव। तो ये हमने जो है वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ कर लिया। सिंपल है, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ आ गया ना कि वर्क किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो डेरिवेशन हमने की है बच्चों, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए की है, इजी है। लेकिन अब जो मैं डेरिवेशन आपको करवाने वाला हूं वो वेरिएबल फोर्स के लिए है। मतलब जो हमारी फोर्स कैसी हो, वेरिएबल हो, वो चेंज हो रही हो टाइम के साथ। तो ऐसी वेरिएबल फोर्स के केस में कैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ निकालेंगे, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। तो देखो, तो नेक्स्ट हमारे पास यही आने वाला है अब कि वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों होने वाला है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, अब हम वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, तो अब हमने माना बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट है, और जैसे सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। अब की बार इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है ना बच्चों, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। जैसे मान लिया सपोज आप किसी चीज को धक्का दे रहे हो, कभी आप जोर से धक्का देते हो, कभी स्लो स्लो धक्का देते हो, कभी जोर से धक्का देते हो, कभी स्लो स्लो धक्का देते हो। तो कभी जोर से धक्का दिया, कभी स्लो धक्का दिया, तो वो वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल हो गया। मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं रह रही, वो वेरी कर रही है, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स यहाँ पे बच्चों लग रही है, ठीक है। अब इस वेरिएबल फोर्स के केस में हमें ये सब कुछ एक्सप्लेन जो है वो करना है। तो हमने माना कि सपोज इस वेरिएबल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस हो गए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ds। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स ने जो स्मॉल वर्क किया, इट विल बी F डॉट ds। सबने पढ़ा है वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट F डॉट ds। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूंगा, F का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। अब इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल 0 होगा। कॉस 0 क्या होता है बच्चों, 1। तो हमारे पास स्मॉल वर्क डन सिंपली आ गया F इंटू ds। अब ये तो बच्चों हमारा आया है स्मॉल वर्क डन, इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैं यहाँ फोर्स की वैल्यू रखूंगा, देखो किसकी वैल्यू रखूंगा, फोर्स की। अब बच्चों हमने पढ़ा है कि जो वेरिएबल फोर्स होगी हमारी, ये सिंपल फोर्स भी क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही होती है ना एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वाली जो वैल्यू है फोर्स की, ये हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 बच्चों बन जाएगी स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू रखेंगे तो बनेगा m इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एस, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, m इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एस। अब यहां से हमारे पास स्मॉल वर्क डन आ जाएगा m इंटू डी वी। इस डी टी को मैं इस डी एस के नीचे लिख सकता हूं, इस डी टी को यहां से हटा के मैंने इसके नीचे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। हमने पढ़ा है वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपकी वेलोसिटी होती है। तो ये ds बाई डी टी किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा। तो दैट मीन्स बच्चा पार्टी आपका जो वर्क डन बनेगा स्मॉल वर्क डन, वो क्या आने वाला है, यहाँ से m ds बाई डी टी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बेटा, v पुट कर दिया। तो m इंटू वी इंटू डी वी, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। सो दिस इज योर स्मॉल वर्क डन,
तो बच्चों ये हमारा क्या आया, स्मॉल वर्क डन आया। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो हमने माना था एक ऑब्जेक्ट था जिस पे वेरिएबल फोर्स लग रही है। सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है शुरू में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, u वेलोसिटी से, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और इस फोर्स की वजह से सपोज कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है ds, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में इस वर्क फोर्स ने जो वर्क किया दैट इज f डॉट ds, तो dw आ गया f ds यहाँ से। अब f की वैल्यू हमने रखी, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dv/dt। तो यहाँ से हमने ये जो फोर्स की वैल्यू आई ये इक्वेशन 1 में रख दी, तो इक्वेशन 1 बन गई dw इज इक्वल टू f की जगह आ गया m इंटू dv/dt इंटू ds। अब इस dt को मैंने इस ds के नीचे लिख लिया यहाँ से, तो ये बन गया यहाँ ds/dt। अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज वेलोसिटी, तो ये बन गया m dv इंटू v को मैंने आगे लिख लिया, तो वर्क डन हमारे पास ये आ गया। दिस इज द स्मॉल वर्क डन। अब आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि अगर हमें स्मॉल थिंग पता हो तो इससे हम टोटल निकाल सकते हैं। क्या यूज करेंगे यहाँ, इंटीग्रेशन। अब मान लिया ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है इस वेरिएबल फोर्स की वजह से, वो हो जाती है बच्चों v। तो यहाँ हम स्मॉल वर्क डन से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक का, u वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक का टोटल वर्क डन हमें निकालना है। तो उसके लिए हम टोटल वर्क डन निकालने के लिए जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से v हुई, हम स्मॉल वर्क डन की क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, जब इसकी वेलोसिटी u से कितनी हो गई, v, तो लिमिट क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक, dw की इंटीग्रेशन। तो यहाँ से बच्चों ये बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू v, dw की वैल्यू रख दी mv इंटू dv। अब यहाँ से बच्चों वर्क डन हमारा आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर, मास बाहर, अंदर रह गया u टू v, अंदर रह गई v इंटू dv। ये आ गई इंटीग्रेशन। तो अब बच्चों इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है इंटीग्रेशन का कि अगर हमें इंटीग्रेशन करनी हो x की पावर n इंटू डी एक्स की, तो कैसे करते हैं, एक पावर बढ़ जाती है तो इसकी पावर n है, तो यहाँ हो जाएगी n+1, और यही हमारा नीचे लिखा जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ v की पावर कितनी है बेटा, 1। तो जब मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगा m इंटू v की पावर 1 है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा और यही हमारा नीचे लिखा जाएगा। लिमिट है u से v तक। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया। अब आगे की कैलकुलेशन देखो बेटा, हमारे पास बन गया वर्क डन w इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाय 2, लिमिट है u से v तक। तो जस्ट अब हमें लिमिट पुट करनी है। एक बार तो v की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे v, फिर माइनस का निशान, फिर v की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे u। तो हमारे पास बच्चों बनेगा वर्क डन w इज इक्वल टू m इंटू वी पुट करेंगे तो वी स्क्वायर बाय 2, माइनस u पुट करेंगे तो u स्क्वायर बाय 2। मतलब एक बार v की जगह v पुट किया, एक बार v की जगह u पुट किया, लिमिट्स पुट कर दी, ये आ गया। अब यहां से बच्चों ये m को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, एंड हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि वर्क डन किसके को आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वेरिएबल फोर्स के लिए भी बच्चों हमने प्रूव कर दिया कि जो टोटल वर्क डन होगा इट विल बी इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था बच्चों, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये जो साइड में नोटिफिकेशन बेल का आइकन नज़र आ रहा है इसको भी दबा दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।